आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया था। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिया था। अब हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। क्या देखना है? सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। आपको अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये शुरू से अंत तक इसको देखिएगा, आपको पूरा अच्छा तरह समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में लिखते कैसे हैं और उसको अच्छी तरह से कैसे लिखते हैं, सही तरीका से उसमें डायग्राम कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, फिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, पूरा अच्छा तरह से समझाएंगे। और शुरू से अंत तक देखिएगा तो अंत तक आपको याद भी हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। रट रट कर याद करेंगे तो नहीं याद होगा। और पूरा हम अच्छा तरीका से बताएंगे कैसे कैसे कॉपी में अच्छा तरीका से लिखना होता है, एग्जाम में कैसे लिखना होता है। तो बस आप इसको अंत तक देखते रहिए। देखिए इस चैप्टर से महत्वपूर्ण 3-4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 3-4 तरह से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसका आंसर एक ही होगा। 3-4 तरह से क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन आंसर एक ही होगा। आप कहेंगे कि आंसर एक ही कैसे होगा? 3-4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही रहता है। देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डाले। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डाले। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमुख स्रोतों की विवेचना करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या अब ऐसे भी इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें या पुरातात्विक स्रोतों पर प्रकाश डाले। या ऐसा भी आ सकता है कि साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें या साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डाले। तो आपको पता है कि इतिहास के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से 2 ही स्रोत मौजूद होते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो या तो दोनों एक ही में पूछा जा सकता है कि मतलब स्रोतों पर प्रकाश डाले। अगर आएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डाले, तो प्रमुख स्रोत मतलब दोनों स्रोत उसमें आ जाएंगे। और दोनों को अगर अलग अलग पूछ दिया, पुरातात्विक अलग पूछ दिया, साहित्यिक अलग पूछ दिया, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। और नहीं तो दोनों एक ही में पूछा प्रमुख स्रोत, तो दोनों एक ही में लिख देंगे। तो दोनों एक ही वाला हम बताएंगे, बड़ा वाला बताएंगे जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों का वर्णन हो। अगर अलग अलग आए तो आप अलग उसको लिख दीजिएगा और एक ही में आए तो एक ही में लिख दीजिएगा, प्रमुख स्रोत आ जाए। अगर आपको दे दे कि प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों का वर्णन करना होगा। और नहीं तो अगर आ जाए कि साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करे तो आपको पता ही है, साहित्यिक स्रोत का वर्णन कर दीजिएगा। और पुरातात्विक स्रोत का है कि पुरातात्विक स्रोतों का सिर्फ वर्णन करना है तो पुरातात्विक स्रोत नहीं बताएंगे हम। तो इसमें तो दोनों स्रोतों का वर्णन करना है, प्रमुख स्रोत। अब देखिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन आप थोड़ा बड़ा में लिखिएगा। ये तो छोटा सा बोर्ड छोटा है इसीलिए हम आपको छोटा सा लिख कर ऐसे बता दे रहे हैं, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन बड़ा में लिखना। बड़ा में कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे आप तो इतना छोटा लिखे, हम कैसे बड़ा लिखेंगे? तो देखिए कैसे बड़ा लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बस वही बातें लिखनी होती है जो आपको प्रश्न में शुरू में पूछा गया, तो ताकि एग्जामिनर शुरू में वही चेक करता है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए मुख्य रूप से 2 स्रोत है। देखिए इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन होगा यहाँ पर। अध्ययन के लिए मुख्य रूप से 2 स्रोत मौजूद है। पहला साहित्यिक स्रोत तथा दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। इसमें सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत होता है। और साहित्यिक स्रोत में विभिन्न प्रकार के स्रोत आते हैं, जैसे वेद, पुराण, महाकाव्य, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सब लिख सकते हैं इसमें। ये सब इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ तक आप देखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद उसको बढ़ाइए लिखकर, साहित्यिक स्रोतों में बढ़ाइए लिखकर कि उसमें वेद, पुराण ये सब लिखिए। और पुरातात्विक स्रोतों में भी अभिलेख, सिक्का, स्मारक ये सब लिखिए। क्या ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या बस इतना इंट्रोडक्शन हो गया ना? इतना इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ सब लिखना शुरू करेंगे। अब आपको क्या करना है? ऐसे डायग्राम बनाना है। ऐसे क्या करना है? डायग्राम। अब ऐसे डायग्राम बना देंगे। पहला साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करेंगे। तो आपको हम चैप्टर में भी पढ़ाए थे कि साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के बताए थे, एक तो भारतीय साहित्य और एक विदेशी साहित्य। तो इतना लिखने के बाद आपको स्रोत लिखना और इस 2 तरह से ऐसे बनाना है। डायग्राम मतलब ऐसे ही बनाना है। इसमें पहला लिखना भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में कितने तरह के साहित्य बताए थे? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और उसके बाद विदेशी साहित्य में रोमन एवं यूनानी और एक चीनी यात्री के बारे में, अरबी यात्री के भी बारे में बताए थे। लेकिन वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, न कि
प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। अब उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में भी वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य। अब आप कहेंगे इतना बड़ा हम कैसे याद करेंगे? अरे कुछ याद नहीं करना है, साहित्यिक स्रोत हो गया ना साहित्य के बारे में। तो एक भारतीय साहित्य, एक विदेशी साहित्य, दो तरह के साहित्य हो गए। भारतीय साहित्य में कौन कौन से साहित्य हो गए? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म ग्रंथ, उसके बाद जैन धर्म ग्रंथ, उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ, और एक धर्म निरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म का समर्थन न करने वाला, यानी धर्म निरपेक्ष ग्रंथ। अब आपको ब्राह्मण ग्रंथ में क्या करना है? ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, पुराण, महाकाव्य, आरण्यक, उपनिषद, ये सब देखिए, ये सब लिखे हैं। उसके बाद जैन साहित्य में तो जैन साहित्य में उस समय लिखेंगे तो वर्णन कर देंगे। अब इतना लिखेंगे तो इतना जगह कम से कम भरेगा। उसके बाद सबसे आपको पहले लिखना है, सबसे पहले लिखना है एक, ऐसे रोमन में 1 नंबर लिखना है, रोमन में 1 नंबर लिखना है। और सबसे पहले लिखना है वेद के बारे में। सबसे पहले लिखना है किसके बारे में? वेद के बारे में। वेद लिखकर और यहाँ पर लिखेंगे। आप ब्राह्मण साहित्य भी लिख सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य लिखकर उसमें ब्राह्मण साहित्य के बारे में लिखकर और उसके बाद वेद के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वेद के बारे में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले वेद लिखेंगे और इसमें लिखेंगे वेद। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्राह्मण साहित्य में प्रमुख साहित्य, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्राह्मण साहित्य में प्रमुख साहित्य, यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रमुख साहित्य वेद है। वेद को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि वेद प्रारंभ में लिखित नहीं थे और इसको सुन सुनकर और रट रट कर याद किया जाता था, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य कहते हैं। और वेद को प्रमुख वेद के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं। वेद के कितने प्रमुख 4 प्रकार होते हैं? बस इतना लिख देना, प्रमुख 4 प्रकार होते हैं। अब आपको क्या करना है? लिखना है वेद के प्रकार, वेद के प्रकार, वेद के प्रकार लिखकर और ऐसे डायग्राम बनाना है। क्या करना है? ऐसे डायग्राम बनाना है। और 1 नंबर में लिखना है ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरे नंबर में क्या लिखना है? यजुर्वेद। आपको वेद याद ही होगा, यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। और तीसरा नंबर में क्या लिखना है? सामवेद। और चौथा नंबर में क्या लिखना है? चौथा नंबर दिखाई नहीं दे रहा होगा, चौथा नंबर में लिखना है अथर्ववेद। चौथा नंबर में इधर नीचे में ही आपको जगह तो होगा ना, चौथा नंबर में क्या लिख देना है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। चौथा नंबर में क्या लिख देना है? अथर्ववेद। इतना हो गया। अब देखिए कि एग्जामिनर जो भी देखेगा आपको देखेगा कि यहाँ पर ये सारे जगहों पर क्या किया गया है, सीधा सीधा सब दिखाई दे रहा है कि क्या क्या स्रोत लिखा गया है। अब ये कोई बड़ा स्रोत नहीं है, भारी नहीं है। आप कहेंगे अरे इतना कैसे याद? अरे याद नहीं करना है, 1-2 बार रिवीजन करेंगे ना सब याद हो जाएगा। अब वो भी हम बताएंगे, अंतिम में बताएंगे कैसे कैसे याद कर लेना। वेद के प्रकार हो गया। अब एक को करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में भी इधर लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? इस सब वेद के बारे में, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद। अब इसमें ऋग्वेद में क्या लिखेंगे? इसको प्रारंभिक और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसकी रचना आपको ईस्वी याद है तो ठीक है, इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और प्रारंभिक, इसमें क्या लिखेंगे? प्रारंभिक वैदिक युग की जानकारी ऋग्वेद से ही हमें मिलती है। ऋग्वेद से हमें उस समय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वो अपना जीवन यापन कहाँ पर करते थे, अपने जीविका चलाने के लिए क्या क्या करते थे। ये सब ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। और इसमें जो मंत्रों का वर्णन है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजा पर निर्भर करता है और ऋग्वेद से यही जानकारी मिलती है। देखिए दिखाना इस तरह से है ना कि इससे क्या आखिर जानकारी मिलती है, आखिर किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, यही आपको दिखाना है। ऋग्वेद लिख लिए और उसके बाद क्या लिखेंगे? यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में आप देखिए, यजुर्वेद के बारे में क्या करेंगे? अब यजुर्वेद के बारे में लिखेंगे यजुर्वेद। यहाँ पर अब यजुर्वेद के बारे में लिखेंगे यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में लिखेंगे। अब यजुर्वेद के बारे में क्या लिखेंगे समझिए ध्यान से। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? मुख्य रूप से इसमें लिखेंगे यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ के नियम एवं विधानों का वर्णन है कि यज्ञ किस तरह से किया जाए और उसमें नियम क्या क्या होने चाहिए, ये सब का वर्णन यजुर्वेद में है। और इससे ये प्रमाणित होता है कि
यजुर्वेद से ये प्रमाणित होता है कि उस समय के लोग यज्ञ किया करते थे, उस समय के लोग यज्ञ किया करते थे और यज्ञ में जो नियमों का पालन किया जाता था वो सभी नियमों का वर्णन यजुर्वेद में है, सभी नियमों का वर्णन यजुर्वेद में। इससे उस समय के लोगों के इससे उस समय के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक, तभी तो धर्म के बारे में कहते, तभी तो यज्ञ करते थे। आगे सामवेद। सामवेद में मुख्य रूप से 7 सुरों का वर्णन है। सामवेद में मुख्य रूप से 7 सुरों का वर्णन है और इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग वेदों को याद करने के लिए गीत की तरह गा गा कर याद करते थे, गीत की तरह गा गा कर याद करते थे। और वेदों को याद करना इसलिए आसान हो गया ताकि उसको गीत के रूप में वर्णित किया जाता था, बस। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना मंत्र ये सब के बारे में वर्णन है। आयुर्वेद के बारे में वर्णन है। क्या लिखेंगे अथर्ववेद से? क्या लिखेंगे? अथर्ववेद से हमें, अथर्ववेद से उस समय के लोगों के धार्मिक जीवन तथा उस समय के लोगों के उपचार कैसे होते थे और आयुर्वेद के बारे में जानकारी कितनी थी, ये सब अथर्ववेद से हमें जानकारी मिलता है कि लोगों को उस समय जीवन में कौन कौन सी समस्याएं थी, किस किस रोगों का उपचार उनको चाहिए था और कौन कौन से रोग होते थे, ये सब के बारे में अथर्ववेद में जानकारी है। देखिए अथर्ववेद में वही सब बातों का, वही सब आयुर्वेद के बारे में जानकारी होगा ना जो उस समय के लोगों के रोग होते थे। अब दूसरा रोग के बारे में जानकारी क्यों उसमें लिखा रहेगा? देखिए कभी भी उपचार उसी रोग का ढूंढा जाएगा ना जो उस समय रोग होंगे, जो उस समय रोगे नहीं होंगे उस समय उपचार क्या ढूंढा जाएगा। तो इससे आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि उस समय के लोगों को कौन कौन से रोग होते थे। जिस जिस रोग का इसमें वर्णन है वो सब रोग होते होंगे तभी तो वर्णन है इसमें, नहीं होते थे तो उसका उपचार क्यों लोग ढूंढेंगे। कोई मान लीजिए दुनिया में वो रोग है ही नहीं तो उसका उपचार कोई ढूंढेगा नहीं, जो रोग होगा उसी का उपचार ढूंढा जाएगा। तो इसमें वही चीज के बारे में वर्णन है। आगे पुराणों से, तो पुराण से क्या होते हैं? उसके बाद यहाँ पर वेद पुराण 1 नंबर में हो गया ना, यहाँ पर 2 नंबर में भी लिख सकते हैं या ऐसे ABC करके भी लिख सकते हैं, ABC ऐसे करके 1 2। तो ये रोमन में ये हो गया, ये A लिख सकते हैं, ये B लिख सकते हैं। अब इसमें पुराण लिखेंगे, पुराण, या क ख के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क ख के फॉर्म में लिख सकते हैं पुराण। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुराण। पुराण क्या लिखेंगे? पुराण मुख्य रूप से 18 है, पुराण मुख्य रूप से 18। और पुराणों से प्राचीन भारत के राजाओं के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है, उस समय के लोगों के जीवन यापन के बारे में, उस समय के लोगों के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में भी पुराणों से मिलता है हमें जानकारी। उसके बाद क्या लिखेंगे? आरण्यक। आरण्यक क्या था? जंगलों में लोग बड़े बड़े यज्ञों को न कर पाने के कारण आम लोगों के पहुंच से यज्ञ दूर हो गया, इसीलिए लोगों ने अरण्य यानी कि जंगलों का सहारा लिया और जंगलों में ही अरण्य की रचना हुई, बस। और इससे ये उस समय से प्रमाणित होता है कि आम लोगों के पहुंच से यज्ञ बहुत दूर था, इसीलिए लोगों ने अपने मुक्ति के लिए जंगलों का रास्ता चुना, बस। उपनिषद क्या था? ये भी वेद का ही एक हिस्सा था ना। उपनिषद, वेद बहुत बड़े होते थे और वेद को समझने के लिए उपनिषदों को पढ़ना जरूरी था। उपनिषदों को पढ़ना जरूरी था और उपनिषद से ही वेदों के बारे में हमें जानकारी अच्छी तरह से मिल पाती थी। और वेद को अच्छा तरह से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उपनिषद की जानकारी होनी चाहिए। वेदांग, वेदांग क्या था? वेदांग मुख्य रूप से 6 प्रकार के थे। वेदांग लिख कर, ये सब आगे लिखते जाएंगे ऐसे, अब इधर जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ABCD ऐसे करके लिखते जाएंगे, आगे इसमें लिखते जाएंगे। वेदांग मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते थे और वेदांग को समझने और पढ़ने के कारण ये वेदों को समझना और पढ़ना काफी आसान हो गया था। वेदांग के व्याकरण के कारण ही वेदों को समझना और वेदों को पढ़ना और समझना काफी आसान हो गया। और वेदांग से भी उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। महाकाव्य में मुख्य रूप से रामायण और महाभारत आते हैं और रामायण महाभारत से भी हमें उस समय के शासकों और लोगों के बारे में, जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद ये हो गया ब्राह्मण साहित्य। फिर लिखेंगे अगला बौद्ध साहित्य। क्या लिखेंगे? बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य में भी क्या क्या लिखेंगे? त्रिपिटक में विनय पिटक, अभिधाम पिटक, सूत पिटक, ये सब के बारे में हम बताए हैं। तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। देखिए आप जब तक चैप्टर नहीं पढ़िएगा ना,
आपको चैप्टर अगर एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो ये सब खुद से लिख सकते हैं, बस एक बार हम बता देंगे। तो आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर का लिंक इसी वीडियो के नीचे, चैप्टर 2 का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप अच्छी तरह से चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको क्या कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए और एक बार उधर एक बार पढ़ लीजिएगा ना उसको, चैप्टर 2 को, तो ये ऐसे ही आप खुद से लिख सकते हैं, सब अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा, खुद से लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या लिखेंगे, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से त्रिपिटक की भूमिका आती है और त्रिपिटकों में महात्मा बुद्ध के उपदेश, बौद्ध धर्म के संघ के नियम, ये सब का वर्णन है और उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवनों के बारे में वर्णन है और उस समय के शासकों के बारे में वर्णन है कि कौन कौन से शासक शासन करते थे। ये सब के बारे में विस्तृत जानकारी त्रिपिटक से मिलता है और त्रिपिटक एक जो पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधान, इसके बारे में भी लिख सकते हैं आप, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो, अब लिखेंगे इसमें प्रमुख, एक और प्रमुख साहित्य है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो से यूनान के शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बारे में, नागसेन और मिनांडर के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है और उस समय के जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा का वर्णन मिलिंद पन्हो में है। उसके बाद जैन साहित्य। जैन साहित्य में मुख्य रूप से भागवती सूत्र है। भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और उस समय के लोगों के बारे में भी और धर्म के बारे में भी जानकारी मिलता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में और शास्त्र लिखेंगे, सबसे पहला मुख्य स्रोत धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ये सब लिखते आगे चलेंगे, उसमें लिखेंगे और शास्त्र। और शास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित किया गया था और ये मुख्य रूप से मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था और मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से कर प्रणाली लागू हुए, ये सब के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी और शास्त्र देता है। उसके बाद और शास्त्र के बाद अब देखिए अलग अलग धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में भी हम वर्णन कर बताएं कि अलग अलग धर्मनिरपेक्ष साहित्य कौन कौन से साहित्य है और किसके किस राजाओं के बारे में क्या क्या वर्णन है, ये सब के बारे में। और उसके बाद लिखेंगे हर्षचरित्र, लिख देंगे हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के बारे में वर्णन है, ये सब लिख देंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। विदेशी साहित्य अगला लिखेंगे क्या, विदेशी साहित्य। और विदेशी साहित्य में रोमन एवं यूनानी और चीनी यात्री, रोमन और यूनानी में कौन, हेरोडोटस था जी, जिसने इतिहास की रचना किया था। हेरोडोटस के बारे में इसमें लिख देंगे, जो कि हेरोडोटस के बारे में हम लिखवाए भी, हम समझाए भी हैं चैप्टर में, हेरोडोटस के बारे में इसमें लिख देंगे। उसके बाद मेगास्थनीज के बारे में लिखेंगे। मेगास्थनीज कौन था, जो यूनान का क्या था, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो उसके द्वारा एक इंडिका की रचना किया गया था, इंडिका के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद चीनी यात्री में वेनसांग फरियान और सिंह के बारे में लिख सकते हैं। वेनसांग फरियान सिंह के बारे में पूरा जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ा है ना, पूरा वही लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो साहित्यिक स्रोत खत्म हो गया, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक, ये सब लिखने के बाद ना अंत में लिख अब पुरातात्विक स्रोत लिखकर इसमें क्या लिखेंगे, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक और भवन, स्मारक क्या लिख देंगे, स्मारक लिखेंगे, स्मारक। और उसके बाद सिक्का, चित्र और उसके बाद मुहरे। क्या लिखेंगे, अभिलेख लिखकर, सबसे पहले अभिलेख लिखकर अंडरलाइन करेंगे। तो अभिलेख में क्या लिखेंगे, प्राचीन समय में बहुत सारे शासकों के अभिलेख मिले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सम्राट अशोक के अभिलेख है और जिसको जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। और सम्राट अशोक के अभिलेखों से उसके बारे में, पूरे प्रशासन के बारे में, उसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में पूरा अच्छा तरह जानकारी होता है। और भी अन्य शासकों के अभिलेखों से भी उनके बारे में जानकारी होता है, जैसे समुद्रगुप्त के अभिलेखों से समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में जानकारी होता है। और भी रुद्रदामन द्वारा जो अभिलेख लिखवाया गया था, उस अभिलेख से, जो कि गिरनार अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और भी बहुत सारे अभिलेख के बारे में लिख सकते हैं। स्मारक, शासकों के स्मारकों से, उनके भवनों से भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। या प्राचीन समय में भी जो लोग, जहाँ पर जो प्राचीन समय के पाषाण काल के लोग जो गुफाओं में रहते थे, उन गुफाओं से भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के रहने का स्थल जो थे, उनसे भी जानकारी उनके बारे में मिलती है। सिक्का, प्राचीन समय में अन्य शासकों के द्वारा, बहुत सारे शासकों के द्वारा अन्य प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, जिनसे उनके प्रशासन के बारे में, उनके अभिरुचि के बारे में सब कुछ जानकारी सिक्कों से भी मिलता था।
शैल चित्र से मुख्य रूप से पाषाण काल के लोगों के बारे में जानकारी मिलता था। जो शैल चित्र वो अपने गुफाओं में बनाते थे, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलता था। मुहरे से मुख्य रूप से ये पता चलता था कि किस देश से, कौन से देश से किस देश का व्यापार होता था, और सभी देशों के एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसका प्रमाण इन मुहरों से भी मिलता था किस किस देश से भारत का व्यापार होता था। ये हो गया पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत और ये हो गया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब निष्कर्ष में लिख देंगे प्राचीन भारतीय। अब निष्कर्ष अंतिम में ये सब लिखने के बाद अंतिम हम निष्कर्ष लिखना शुरू करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से दोनों स्रोत का होना जरूरी है। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, और इन जानकारियों के आधार पर ही हम प्राचीन भारतीय इतिहास को इतना सही तरीका से और विस्तृत तरीका से समझ पाते हैं। बस इतना हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है वो खत्म हो गया। अगर पूरा साहित्यिक स्रोत अलग आए तो साहित्यिक स्रोत अलग लिख सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत अलग आए तो पुरातात्विक स्रोत अलग लिख सकते हैं, और दोनों एक ही में आए तो एक ही में लिख सकते हैं। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो गया और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।